ऐसा हो गया कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया, घर में वो लड़ाई झगड़ा करता था, एक दो दफा थाने में भी बंद करवाया कि लोगों को नंगा करके दिखाते हैं। लोगों ने इस पर एतराज किया। वो ऐसी चीजें हो गई थी कि मतलब मैं इतनी सी लाइफ में इतना सफर किया। मुझे ये था कि मैं अगर स्टेबल हो जाऊंगी तो मैं अपनी फैमिली को इतना स्टेबल कर लूंगी कि लाइफ का एक अच्छा जिंदगी का गुजारा हो सकता। नीचे लिखा था सऊदी एम्बेसी, इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी। मेरे देखे मेरा बाप मेरे सर पे नहीं है, मेरी से गलती हुई, मैंने उसको अपनी सारी डिटेल्स बताई। अल्लाह और खुदा को मैं हाजिर नाजिर जान कर, रसूल को जान के, और मैं आपसे ज्यादती कर नहीं सकता। जो कोई करे तो वो मुसलमान ही नहीं, मैं अपने बाप का नहीं। अल्लाह और रसूल जानता है आपने मेरे साथ ज्यादती किया और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूँ। मैंने बोला आपके गवर्नमेंट के लोग शामिल होते हैं, आपकी गवर्नमेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने टोकन भेजा 6,000 रुपया वहाँ दिया, तो मेडिकल के लिए दिया 20,000। हमें लैब है अन्नास मॉडल टाउन में एक लैब है, वहाँ जाके करवाना सुबह 10 बजे। अभी तक गए नहीं, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा, आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। 14,000 वाला जो होता है उसमें जरा सा 19-20 हो गया तो वो सही नहीं है, दोबारा पैसे जमा करा। 20,000 वाला करें आपको रिपोर्ट सही मिलती। अब आपको ये लाख रुपये जमा करवाना है, उसके बाद में आपका वीजा आ जाएगा। आप एक काम करें, आप टिकट के पैसे दे दें। मैंने कहा आपने तो ये बात की नहीं। अब आप ने मुझे बोला स्टार्टिंग में फ्री में वीजा दे रहा हूँ, अभी आप पैसे बढ़ाई जा रहे हो और मैं किससे लूँ? आपने तो मुझसे कोई बात नहीं की। मैं बोला मैं आपको 3 दिन का टाइम देता हूँ, अगर आप मुझे पैसे भेज देंगे तो ठीक है, वरना आपके जो बाकी पैसे हैं वो डूब जाएंगे। मैं तो रोना शुरू हो गई, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं। अब मैं किसको जाके देखूं कि भाई मैंने जो पैसे दिए वो तो मेरे के ही। ये समझ इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर अगर वो काम कर रहा है तो वो इतना बड़ा किस तरह किसी के साथ में ज्यादती कर सकता है? यानी कुल 8,80,000 चला गया उसको। गालियां देने पे आ गया, तो मैंने कहा आपको शर्म नहीं आ रही? आपकी खुद बहन बेटियां नहीं, आप खुद सैयद हैं। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, मरी रोड से। सर डॉक्यूमेंट के लिए हमें उसका पासपोर्ट की तस्वीर, आईडी कार्ड, दोनों साइड की तस्वीर। खाना वाना भी खिलाते हैं आपके? नहीं खिलाते अपने क्लाइंट्स को? बिल्कुल, क्यों नहीं। कहाँ खिलाएंगे, कब खिलाएंगे? इस्लामाबाद वाला लड़के को तो खिलाएं ना खाना। इसको तो मेरा ख्याल है इसी हफ्ते के अंदर ही खिलाएं खाना। यार ये मुझे डॉक्यूमेंट दे दें, मुलाकात हो जाएगी। नहीं, इसको खाने के लिए भी डॉक्यूमेंट? लो जी गुलाम रसूल साहब, ठीक है सर, तो हम डॉक्यूमेंट भेज देने हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस हेल्पलाइन 24/7। आरटीएस हेल्पलाइन दरअसल एक उम्मीद है, और उम्मीद ही वो वाहिद रास्ता होती है जो एक बीमार को बेड से खड़ा कर देती है। उम्मीद वो वाहिद रास्ता होती है जो किसी बेआसरा को सहारा देती है। उम्मीद किसी यतीम बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रख देती है, और उम्मीद ही वो है जो किसी बूढ़ी और लाचार खातून को एक जगह से हाथ पकड़ के दूसरी जगह सड़क पार कराने में कामयाब होती है। अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। आरटीएस हेल्पलाइन 24/7 ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें आपके साथ एक नंबर हम शेयर कर रहे हैं, 0311431574। आप 24/7 इस नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं, और वो तमाम तर लोग जो हमारे इस प्लेटफॉर्म के रास्ते अपना दुख, अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपना कर्ब बयान करना चाहते हैं, हमारा ये प्लेटफॉर्म 24/7 उनके लिए हाजिर है। और उन सब लोगों के लिए भी जो ऐसी स्टोरीज के लिए कुछ कर सकते हैं, हमारा काम कंसर्न क्वार्टर्स तक आवाज बन के, उम्मीद बन के दरवाजे पे दस्तक देना है। दरवाजा खुले ना खुले, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि तब तक उस दरवाजे पे दस्तक होती रहे जब तक वो दर खुल ना जाए, और जब तक उम्मीद एक रोशन किरण ना बन जाए। आज जो स्टोरी हम आरटीएस हेल्पलाइन 24/7 में आपकी खिदमत में हाजिर कर रहे हैं, वो एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी बहन की स्टोरी है जो अपना फ्यूचर तलाश कर रही थी, जो अपना खानदान बना रही थी, जो अपने शौहर, अपने वालिदैन का मुस्तकबिल कुछ इस अंदाज में तराशने की कोशिश कर रही थी कि सुबह से लेकर रात तक, सुबह से शाम तक कोशिश करती थी कि वो अपना जाहिर है अपना काम ऐसा करे डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ, पर्पस के साथ, कि अल्टीमेटली मुस्तकबिल के अंदर रोशनी हो, मुस्तकबिल के अंदर उजाला हो। अपना जो माजी है, अंधेरों को, तारीकियों को वो छट पाएं, और अल्टीमेटली एक ऐसी सुबह जो है उसके घर के अंदर भी हो कि जो अल्टीमेटली ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके शौहर के लिए भी बहुत सारे ऐसे मस्बत पैगामात को लेके आए। लेकिन होता यह है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे ही लोगों के
मुस्तकबिल की कोशिश को एक्सप्लॉइट करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, इन्हें भी उसी फ्यूचर तलाशने के सफर के अंदर एक ऐसा कंसल्टेंट मिल जाता है जो कंसल्टेंट इनकी मजबूरी से फायदा उठाता है। मैं वीजा कंसल्टेंट की बात कर रहा हूं क्योंकि आपने हाल ही में हमारी एक स्टोरी एक ऐसे नौजवान की सुनी जिसे कैम्बोडिया से रेस्क्यू किया गया था। वहां पे भी कहीं ना कहीं एक कंसल्टेंट इन्वॉल्व था। तो आज भी जाहिर है 65% ऑफ दिस कंट्री जब इस मुल्क को छोड़ के बाहर अपना मुस्तकबिल तलाश करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रूपी डेप्रिसिएशन है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे शायद हमें वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है जो बाहर मिल सकता है। बाहर हम जाके डॉलर कमाएंगे, रियाल कमाएंगे, दिरहम्स कमाएंगे, अल्टीमेटली पाकिस्तान में भेजेंगे रेमिटेंसेस की सूरत में। ना सिर्फ मुल्क का भला करेंगे बल्कि अपने खानदान का गुज़र औकात भी बेहतर बना लेंगे। तो इसी सिलसिले में आयशा ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन कंसल्टेंट्स बहुत ही बदबख्त कंसल्टेंट था जिसने अल्टीमेटली इनसे इनकी उम्र भर की जमा पूंजी ले ली और वीजा तो ना आया लेकिन इनके लिए एक रोना आ गया, पछतावा आ गया, नाउमीदी आ गई, परेशानी आ गई जिसने इनको और इनके खानदान को घेरा हुआ है। वो मुस्तकबिल जो तलाश रही थी अल्टीमेटली उस मुस्तकबिल के अंदर घटाटोप अंधेरा छाया हुआ है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो क्या कहते हैं ना कि उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, सफेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे, कोई तो आए नई रुतों का पयाम लेकर, अंधेरी रातों में चांद बुनना कोई तो सीखे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बहन, आप ठीक हैं? बहन आप आरटीएस विद 24+ आरटीएस पॉडकास्ट में आई थी एज एन ऑडियंस और कुछ गुफ्तगू आपने की थी और फिर आप चाहती थी कि आपकी वो गुफ्तगू, आपकी वो आवाज कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुंचे। तो आज ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप बताइए कि आप क्या कर रही थी, क्या किया और आज किस हाल में है? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्र अदा करती हूँ कि मैं जब आपके पास आई हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि जब से पहले मेरे साथ ये मसला हुआ, सबसे पहले मैंने ऐसे ही पेज खोला था, आपकी वीडियोस आ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि रेहान तारिक भाई के एड्रेस पे चलते हैं, इनका हो सकता है कॉन्टैक्ट नंबर मिले, ये कॉन्टैक्ट करें। पर मुझे लगा था कि आप सिर्फ कराची में होते हैं, लाहौर में नहीं। उसी दिन मैंने मैसेज किया, अली भाई के नंबर से एक पिक्चर आ गई, उसमें लिखा होता है रेहान तारिक भाई का शो जो है लाहौर में। तो मैं 2 नफल पढ़े थे, मैंने आपको बताया भी था कि शुक्र है कि यहाँ आ रहे हैं और मैं यहाँ इनसे मिल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। तो मैं आपके शो में फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे ये था कि आप सुनते हैं, क्योंकि मैंने आपके शो देखे थे कि आप डायरेक्ट बात करते हैं, लोगों से साथ सवाल करते हैं और रिप्लाई भी ऐसा आता है कि अगले बंदे को पता होता है कि जो उसकी मिस्टेक होती है वो पकड़ लेते हैं। तो मैं इस बात पे इतना खुश हुई थी, तो मैंने कहा कोई एक ऐसा बंदा है जो ये कर सकता है। तो मैंने कहा वहाँ चलेंगे। जब मैं आपके शो में आई तो मुझे एक तसल्ली हुई कि आप मेरा काम करवा सकते हैं। फिर मुझे पता चला कि ये सेकेंडली सर मोहसिन नकवी इसको लीड कर रहे हैं, तो मैं और खुश हो गई। मैं खुद सईद फैमिली से थी, तो मुझे लगा कि अगर एक सैयद ने गलत किए और दूसरा बंदा है जो मुझे इससे आगे लेके जा सकता और ये मेरी बात आगे पहुंच सकती है। तो लिटरली मैं इतनी खुश थी कि आपका वो ऐड शो है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह आपको इतना दे और इसको कामयाब बनाए कि आपकी वसातत से मैं इस जगह तक पहुंची और मुझे एक उम्मीद बनी है कि मैं ये काम करवा सकती हूँ, या मेरा ये काम हो सकता है, आप मेरी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरे पास जवाब नहीं है, मैं आपकी कैसे तारीफ करूं आपके शो की। अल्लाह पाक आपके शो को, आपका बहुत शुक्रिया, और आपको कामयाबी और कमरानियां अता कर और उसको आगे तक लेके जाए, और अल्लाह करे कि हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी वो रास्ता बने जिससे आपके मसाइल छट सके, आपकी परेशानियां छट सके। आप मुझे बताइए, बल्कि जाहिर है इस कैमरे और उस प्लेटफॉर्म के रास्ते पूरी दुनिया को बताइए, कंसर्न क्वार्टर्स तक भी आवाज पहुंचे कि आपका इशू है क्या, मसला है क्या, क्यों परेशान है आप? मैंने जब अप्लाई किया था, मेरे पास खुद की कोई जमा पूंजी नहीं था। मैं खुद एज अ फ्लोर मैनेजर काम करती रेस्टोरेंट के अंदर। मुझे लगा कि मेरे भाई का बीच में मसला था, मेरे फादर की डेथ हुई 2011 से। मैं ऑनवर्ड डेवो में जॉब कर रही थी 2017 में, वहां से मैं रेस्टोरेंट फील्ड में आ गई। डेवो बस में एज अ बस होस्टेस एज अ काम कर रही थी। तो वो मेरा टाइम पीरियड बहुत अच्छा गुजरा। और ये कब की बात है? 2011 से 2017 तक मैंने किया वहाँ। ठीक, ये पहली नौकरी थी आपकी? ये पहली नौकरी थी जिंदगी में पहली बार आप? जी। अच्छा। मतलब मैंने मैट्रिक किया था, मैं फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे, तो मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी और मुझे पहली जब ये था कि वो सब मैट्रिक ले रहे थे और मैंने स्टार्ट किया। मुझे 2 अवार्ड मिले बेस्ट होस्टेस के, तो मैंने उसको आगे ही कंटिन्यू, क्योंकि मेरे अखराजात नहीं थे, मेरे भाई छोटे थे, मेरी अम्मा कोई जॉब नहीं कर रही थी। उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया स्कूल्स के अंदर एज अ लैब असिस्टेंट, वो देख रही थी। तो मुझे ये था कि मैं अपनी फैमिली को लेके चलूंगी, तो मुझे अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। मैं कंटिन्यूसली चलती रही। फिर मुझे किसी ने कहा कि इस फील्ड को छोड़ के आप रेस्टोरेंट फील्ड में आ जाओ, वहाँ पे आपका फ्यूचर आगे निकल सकते हो। मैंने सबसे पहले, उसके बाद में रेस्टोरेंट में जब आई, मैंने ग्लोरिया जीन ज्वाइन किया, मैंने वहाँ 4 इयर्स किया। उसके बाद में रेगुलर 2017 में उसके बाद में मेरे एक्सपेक्टेशन पे जो यहाँ के रेस्टोरेंट हैं, मतलब 10 इयर्स हो गए मुझे रेस्टोरेंट फील्ड में। पहले एज ऑर्डर टेकर करती रही, फिर एज अ फ्लोर मैनेजर, अभी रिसेंटली मैंने फ्लोर मैनेजर तक कर रही थी।
फिर मैंने ऐसे और rate रिसेंटली देखा, किस रेस्टोरेंट में काम करी थी आप? मेंटेन किचन मैंड्रिन किचन में। फेज 3 में है, जेड ब्लॉक में, ठीक। वहां कर रही थी। बस अचानक से वीजे जब आए थे गवर्नमेंट के, ये आ रहे थे कि फलाने मुल्क के आप एज अ फ्लोर मैनेजर काम कर As a रही थी floor और उस पे manager आपका काम काम कर क्या रही होता थी। था? मतलब पूरे स्टाफ को देखना था, ऑर्डर टेकर्स को, और सुपरवाइज करना होता था फ्लोर ठीक, को। ठीक। जो कस्टमर आता है क्योंकि कंप्लेंट वो हैंडल करना होती थी। और कितनी all सैलरी over। आपको मिल रही थी? 45 थी और प्लस 9000 इंसेंटिव था, मतलब 54। मेरा मतलब लाइफ का गुजारा अच्छा हो रहा था ठीक। और मैं बहुत खुश थी। मुझे ये लगा कि ये तकरीबन आप 2011 से 2017 तक आप बस होस्टेस रही, 2017 से ऑनवर्ड्स 2025-26 तक जी जी आप फ्लोर मैनेजर रही, जी यानी आपने कोई 15 साल काम किया जी और 15 साल के बाद आपकी तनख्वाह हुई 54,000। जी। ठीक। उससे पहले मैं 25 से लगी थी, जब डेवो में थी 11,000 बेसिक सैलरी थी, और आने जाने को जो मैं डेली एबटाबाद से लाहौर आती थी, लाहौर से वापस जाती थी, और अगले दिन का रेस्ट होता था। ये शाम में आप एबटाबाद की रहने वाली हैं? एबटाबाद की रहने वाली थी, लेकिन ठीक। मुझे 8 से 9 साल हो गए मैं लाहौर में रह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने रेस्टोरेंट फील्ड स्टार्ट की थी ग्लोरिया जीन्स एक बॉल टाउन से, ठीक। वहां के बाद में मैं रेगुलर लाहौर में ही रह रही हूँ। ठीक। अभी मैं जो अपनी दोस्त के पास रह रही हूँ मॉडल टाउन में, क्योंकि हमारा अपना घर तो है नहीं, हम रेंट पे रह रहे थे। ठीक। 15,000 रुपया घर का किराया देना होता था, बाकी चीजें मैनेज करनी होती, तो मुझे ये था मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। ठीक। जैसे मैंने बाहर के लिए अप्लाई किया, मुझे ये था कि मैं नहीं, अपने ये भाइयों को- फिर क्या हुआ? यानी आपके सामने कोई इश्तिहार आया, जी, आपको किसी ने कहा कि आप बाहर चली जाएं? टीवी के ऊपर उन दिनों आ रहा था कि पाकिस्तानियों के लिए वीजे सऊदीया के लिए, दुबई के लिए ओपन है और फ्री वीजा मिल रहे हैं। मैंने उससे सर्च ये कब की बात है? 2025 हाँ, ये 2026 चल रहा है ना, मई 2026 है। 2025 ये 2025 की। 9 मंथ था, ठीक। ईद से पहले की बात है, रमजान 9वां महीना था, और मैंने जैसे चेक किया, सर्च आ रहा था, नीचे सितंबर। डिटेल्स आ रही, सितंबर। ठीक। सितंबर 2025। सितंबर ठीक। 2025। ठीक। जब मैंने देखा डिटेल्स इतने सारे ऐड आ रहे थे, और मैंने को वेरीफाई करी थी अलमराई का भी, मैंने अलमराई की वेबसाइट पे भी अप्लाई किया, वहां से कोई कांटेक्ट नंबर नहीं आया। जैसे ये कांटेक्ट नंबर आया, मैंने इसको मैसेज किया, इसका रिप्लाई आ गया कि हाँ किस जी, वेबसाइट पे आप देख रही थी? ये गूगल्स के ऊपर था। ये गूगल पे आपने देखा? जी जी। क्या सैयद सर्च गुलाम किया था रसूल, आपने? अलमराई और अलमजाल के नहीं, वीजाज आ रहे थे, फ्री देखिए वीजाज। अभी आपने बताया कि टीवी पे आप ये देख रही थी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जॉब्स मिल रही हैं। जी जी। ठीक। तो फिर जब आपने टीवी पे देखा, ये इश्तिहार मैंने देखा, टीवी पे देखा, वो न्यूज में बता रहे थे कि पाकिस्तानियों के लिए सऊदीया और दुबई के वीजे ओपन हो गए, ठीक। और जो लोग जाते हैं वहाँ पे लेबर्स के लिए, उसके लिए उनके लिए वीजे फ्री भी मिल रहे हैं, और ऐसे भी जो लोग आपके apply दिल में करना ये चाहते चाहत पैदा हुई कि आप पाकिस्तान से बाहर जाएं? हैं। जी बिल्कुल। ये आपकी जाती ख्वाहिश थी जी, मेरी या जाती किसी ने आपको ख्वाहिश फोर्स थी। किया था? नहीं, मुझे ये था कि मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे, और मैं अपनी अम्मा को, मेरी अम्मा की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा अपना घर नहीं है, और मुझे ये था कि मैं अपनी माँ को जिंदगी मौत का नहीं पता था, मैं उनको एक घर बना के देना चाहती थी। ठीक। और मैंने ये चाह रही थी कि मेरी जिंदगी में वो उम्रा कर लें। बस मैंने ये चीज सोच के किया कि शायद मेरी लाइफ आगे की अच्छी हो जाए। मतलब मैं अपने आप को, अपने बहन भाइयों को इतना स्टेबल कर लेती हूँ। मेरा भाई, मैं आपको बताया, 22 साल का है, वो ड्रग्स में इंक्लूड हो गया। मतलब कितने उसके भाई हैं दोस्तों ने आपके? लगाया। 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। बहनें मेरी दोनों शादीशुदा है। आपसे बड़ी हैं? जी, मुझसे बड़ी हैं, सबसे छोटी मैं हूँ। तो ये आप सबसे छोटी हैं और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली हुई है? बस मेरे जो सिस्टर की शादी हो गई थी, उसके बाद मैं यही जॉब कर रही थी, घर को मैं ही ठीक। देख रही थी। ठीक। तो मुझे ये था कि मैं निकलूंगी तो मैं अपने भाई को भी बुला लूंगी। उसके गेट टुगेदर ऐसा हो गया कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो ठीक। गया, घर में वो लड़ाई झगड़ा करता था, मामा को डिप्रेस करता था, उसको 1-2 दफा थाने में भी बंद करवाया, इश्यूज, मतलब ऐसी चीजें हो गई थी कि मतलब मैं इतनी सी लाइफ में इतना सफर किया। आपकी फैमिली है, जब तक बाप जिंदा था मेरा सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे नहीं लगा कि फैमिली में कभी किसी की सपोर्ट की जरूरत है, या आपके खानदान वाले आपके पास जो कुछ होता है वो लोग छीनते हैं, या कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता, लोग आपके पीछे बातें करते हैं। तो मुझे ये था कि मैं अगर स्टेबल हो जाऊंगी तो मैं अपनी फैमिली को इतना स्टेबल कर लूंगी कि लाइफ का एक अच्छा जिंदगी का गुजारा हो सकता है। और मुझे ये था जब मैं स्टेबल हो जाऊंगी तो लाइफ में वापस आके सारी जिंदगी तो मैं नौकरी नहीं करनी, अपना घर भी देखना है, क्योंकि मेरी शादी को भी 2 साल हुआ। मुझे ये था कि मैं छोटा सा कोई ऐसा काम शुरू कर दूं जो मेरे हस्बैंड इसको कंटिन्यू करते हैं, जो मेरे लाइफ के क्राइसिस हैं वो सब खत्म हो। ठीक। जब ये बाहर जाने का सोचा तो शादी हो चुकी थी आपकी? जी, शादी हो चुकी थी। हाँ। ठीक। तो मुझे ये था कि शायद इससे मेरा फ्यूचर अच्छा बन सकता, मैं ये कर सकती। जैसे मैंने चेक किया इसके नंबर पे, फिर आपने गूगल किया ये? जी, गूगल किया, इसका कांटेक्ट नंबर। गूगल पे क्या लिखा था आपने? गूगल पे जब आपने सर्च किया तो क्या सर्च लिख के सर्च किया था? मैंने ये सर्च किया था कि दुबई या सऊदीया के लिए वैकेंसीज हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं, या उसके बीच में नीचे लिख रहा था फ्री वीजा कंसल्टेंट, या ऑल ओवर डिटेल जो आ रही थी। ठीक। ठीक। तो वहां पे आ रहा था नीचे इनका कांटेक्ट नंबर था, मैंने उसके ऊपर मैसेज किया और रैंडम ऐसी कोई कांटेक्ट नंबर आया आपके सामने? जी। ठीक। और ये कार्ड आ रहा था सैयद गुलाम रसूल अलमराई कंपनी और अलमजाल कंपनी के साथ इंक्लूड है। नीचे लिखा था सऊदी एम्बेसी, इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी। तो मैंने कहा ये तो है। मैंने जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी के साथ में कनेक्ट हैं,
और हम इस्लामाबाद में एम्बेसी के अंदर काम करते हैं और हमारे छोटे छोटे केबल्स हैं। मेरे माइंड में तो डाउट नहीं है, मुझे ये था कि चलो अच्छा मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो मैं इस यूज में थी कि चलो मेरे लिए आगे के लिए बेहतर होगा। इन्होंने मुझे कहा बेटा आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करें, ये व्हाट्सएप का नंबर है ये हमारा, आप इस पे कांटेक्ट कर सकती हैं, ये नंबर हम वैसे यूज नहीं करते, आप इस पे कांटेक्ट करें, अपनी जितनी डिटेल्स हैं आपके पास पेपर्स हैं वो हमें सेंड करें, तो इंशाल्लाह अपनी किसके लिए करना है, अलमजाल के लिए करना है या अलमाराई के लिए करना है। तो जब उसके रेट आ रहे थे 2200 दरहम 2500 दरहम, और उसने हमें एक लेटर भेजा था, उसमें ऑप्शन थे कि आपने खादिमीन हज के लिए करना, अलमाराई के लिए करना, सुपरवाइजर के लिए करना। सुपरवाइजर के लिए इसने बोला अगर आपने करना है तो आपको 5 बंदे देने होंगे, उसके लिए आपकी सैलरी होगी 2500 दरहम 4000 रियाल, और आप आराम से अपनी लाइफ का गुजारा कर सकती हैं। और अगर आपने लेबर में जाना है, पैकिंग में जाना है, तो आपकी 2000 रियाल सैलरी होगी, मतलब पाकिस्तानी बनती 1,40,000। तो इसके इंसेंटिव वगैरह और आने जाने का टिकट कंपनी देती है, और आपको कोई मसला नहीं होगा। पहले 3 दिन आप जाके उम्रा करेंगे, उसके बाद में आप 3 दिन रेस्ट करेंगे, और खाना पीना रिहाइश सब कुछ कंपनी का। 8 घंटे ड्यूटी अगर ओवर टाइम होता है तो हम जिम्मेदार हैं, हम आपसे इन टच रहेंगे। तो मुझे तो एक तसल्ली बन गई कि सब कुछ ठीक है। उसको डॉक्यूमेंट्स भेजे, इसने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि 3 डेज के अंदर मैं आपके पेपर जब वो ई वीज़ा जो निकलवाते हैं वो भिजवा देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। कितने पैसे लिए इन्होंने? स्टार्टिंग में वो इतनी पहले उन्होंने बोला फ्री है, फिर जैसे उन्होंने ई वीज़ा भिजवाया, डॉक्यूमेंट चले गए, फिर पाजी जी 25,000 भेज दो, फिर 25,000 भेज दो, फिर इस तरह करते करते जैसे जैसे वो चीजें करवाता रहा उस वक्त पैसे लेता रहा। मैंने कहा आपने तो स्टार्टिंग में बोला था इतने पैसे नहीं, सिर्फ ₹1,00,000 लगेगा, अब ये क्या? जब जी वीजा है कि आपके बाकी लोगों के लिए जैसे होगा, बाद में आपको कंपनी रिटर्न कर देती है पैसे, अभी आपको देने पड़ेंगे। जैसे आपके 6 मंथ गुजरेंगे, आपका जितना खर्च होगा वो आपको सारा रिटर्न हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, मुझे किसी से लेने हैं, इसलिए कि आप स्टार्टिंग में सिर्फ ₹2,00,000 ले लें, वो आपका हो जाएगा, बाकी जिस तरह आप जाएंगे मैं अपने पास से कर लूंगा और आपको रिटर्न कर दूंगा। जब हमने पहले ई वीजा के लिए दिया 50,000 दिया, ई वीजा के बाद मैंने नंबर दिया फिंगरिंग के लिए, आपने जो एतमाद सेंटर वहां का टोकन भेजा, 6,000 वहां दिया। सबसे पहले तो मेडिकल के लिए दिया 20,000 जी आपने जाके करवाना है। तो मैंने कहा ये तो गैमका का होता है मेडिकल, उन्होंने बोला गैमका का बीच में इशू हो रहा था कि लोगों को नंगा करके दिखाते हैं, लोगों ने इस पर तराज किया, वो खत्म हो गए। अब हमारी जो कंपनी हमें बेचती है उसके ऊपर आपने जाके मेडिकल करवाना है, और उसने हमें लैब बताया अन्नास मॉडल टाउन में एक लैब है, वहां जाके करवाना सुबह 10 बजे। उन्होंने हमें 9 बजे से कॉल करना शुरू किया कि बच्चे आप अभी तक गए नहीं, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा, आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। हम गए, उन्होंने लिया जी एक 14,000 का होता है मेडिकल और एक 20,000 का। 14,000 वाला जो होता है उसमें जरा सा 19-20 हो गया तो वो सही नहीं है, दोबारा पैसे जमा करा। 20,000 वाला करें आपको रिपोर्ट सही मिलती है। हमने 20,000 वाला करवा लिया, एक का 20,000 दूसरे का 20,000 वो दिया जी, इनका फिंगरिंग के लिए जो 6,000 एक का 20,000 दूसरे का 20,000 क्या मतलब? आपके दो वीजास थे आपके? जी मेरे साथ मैंने हस्बैंड के लिए भी अप्लाई किया था। आपके हस्बैंड का भी साथ में एप्लीकेशन प्रोसेस? अच्छा, तो वो 40,000 वो देने हुआ, उसके बाद इनका फिंगरिंग के लिए मैं आपको एक सर्टिफिकेट देता हूँ, आप जाके इसके ऊपर करवाएं जी। 4,000 वो जमा कराने हुआ, उसके बाद में 1,600 कुछ रुपए फीस थी, वो वहां जाके जिनका एंट्री करवाई, वहां से उन्होंने चेक किया, तो वहां से मैं उन्होंने क्लियर करके भेजा। उसके बाद मैंने ई वीजा भेजा। ई वीजा जब हमने चेक करवाया, मेरे जानने वाले हैं उनको चेक करवाया, उन्होंने कहा बेटा ई वीजा आपका बिल्कुल ठीक है, ये ओरिजिनल है, तो आप इस पे यकीन कर सकते हैं। तो मेरा एक यकीन बैठ गया। मैंने किसी और जो भी जानने वाले थे मेरे इर्द, क्योंकि मेरा तो कोई इस तरह का कॉन्टेक्ट था नहीं, वो एम्बेसी में काम करते, उन्होंने कहा वीजा ओरिजिनल है, तो मेरा यकीन बन गया। उसके बाद इसने बोला जी मैं अब आपको वीजा भेजता हूँ, ई वीजा तो आपको हो गए, और ई वीजा भेजने के बाद में इसने बोला जी पहले पैसे भेजें। मैंने कहा पैसे किस बात के, आपने तो बात नहीं की थी पैसों की। बोला नहीं आपका काम रुक जाएगा, अभी आप फंसे हो ई वीजा पे, ई वीजा तो आपका आ गया, आपने क्लियर करना था, देखिए आपको चीज ठीक मिल गई, आप किसी से पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैंने बोला हाँ मैंने पता करवा लिया। उन्होंने कहा चलें ये ठीक है, अब आपको ये ₹1,00,000 जमा करवाना है, उसके बाद में आपका वीजा आ जाएगा। मैंने बोला पहले वीजा। और इससे पहले कितने पैसे जमा करा चुके थे आप? पहले हम उसको ₹1,00,000 दे चुके थे, 50,000 एक दिया था, 50,000 जैसे वीजा बेचता था जो कोई चीज, ठीक, वो 1,00,000 वो चला गया। फिर जो फिंगरप्रिंट्स के लिए आपने जमा कराए वो 40,000 रुपया था जी, 1,40,000, और वो कितने थे मेडिकल के लिए पर हेड 20,000, यानी वो भी 40,000 वो भी थे। फिंगरप्रिंट्स के 40,000 जी जी, मेडिकल के 40,000, 1,00,000 पहले, 1,80,000 जी, और अब 1,00,000 फिर जी 1,00,000 जो एक वीजे का जी जल्दी ये दे दें जी, वीजा हो गया। उसके बाद में भी टिकट की बारी आ गई, स्टार्टिंग में जिस तरह होगा, फिर उसने बोला जी ये इधर ही रोक दे, यानी 2 वीजास के 2,00,000, 2 वीजा के तो टोटल 4,80,000 हो चुके हैं जी। उसके बाद में उसने बोला जी अभी आप लोगों ने ये काम करना है कि मुझे और बंदे देने। स्टार्टिंग में बात नहीं की, पहले ये था कि 10 का ग्रुप जा रहा है जिसमें हम दोनों जा रहे हैं, कि बच्चे 2-4 लोग कम है, जैसे वो पूरे होता है तो आप ग्रुप में चले जाएंगे। फिर बोला अच्छा नहीं आप एक काम करें, आप टिकट के पैसे दे दें। मैंने कहा आपने तो ये बात की नहीं,
अब आप ने मुझे बोला स्टार्टिंग में फ्री में वीजा दे रहा हूँ, अभी आप पैसे बढ़ाए जा रहे हो, मैं किससे लूँ? आपने तो मुझसे कोई बात नहीं की और मैं तो ऑलरेडी किसी से उधार मांग रही हूँ। कहता है बेटा आपके वापस हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे देखे मेरा बाप मेरे सर पे नहीं है, मेरी से गलती हुई कि मैंने उसको अपनी सारी डिटेल्स बताई कि मुझे ये पता होता कि ये फ्रॉड कर रहा है या कुछ चीज होता है, मैं स्टार्टिंग में ही रुक जाती, क्योंकि मैंने जिनसे उधार मांगे 4 लाख रुपए मैंने एक जानने वाले से लिया, 3.5 लाख रुपए मैंने एक जानने वाले से लिया, मैंने कोई लाख रुपए की कमेटी डाली थी, कुछ वो मेरे अपने थे लाख रुपया, वो करा के सारे मतलब 10.5 लाख रुपए टोटल बन रहा था। जब 4 लाख रुपया उसने बोला जी स्टार्टिंग में ये काम रुक गया है, आप अब वीजे के लिए करते हैं, हम आपका वीजा अप्लाई करते हैं, टिकट होंगे 10 लोग पूरे हुए। अब 10 लोगों के इंतजार में जब दिए जी उसने बोला जी चलें जी लाख रुपया भी भेजें, एक वीजा आ रहा है वो भेजने हुआ। मैंने अपने कजन को कॉल की, मैंने कहा भाई मुझे आपने किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि मेरी जितनी खलाएं हैं किसी को नहीं पता था, मुझे इतने एक नजर लग जाती है और जब मैं चली जाऊंगी तो सबको ये होगा कि हाँ भाई पहुंच गई है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मुझे इतना था मैं जिनसे ले रही हूँ उनको मैं 6 महीने की जमानत पे बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 1 महीना जहां से जाकर लेती हूँ 1.5 लाख रुपए सैलरी है तो मैं 3 महीनों के अंदर तो वापस कर दूंगी। मैं 6 महीने के लिए टाइम दिया था कि मैं रिकवर कर लूंगी सारा। तो मुझे तो ये आइडिया नहीं था कि वो आगे से मेरे साथ फ्रॉड करेगा। 6 लाख रुपए तो एक तरफ रह गया, वो जो 4 लाख पहले लाख रुपए दे दो फिर लाख रुपए दे दो, वो उधर ही रह गया बाकी लोगों के। फिर ये आ गए टिकट के ऊपर, वीजा तो आ गया, 2 लाख रुपए तब देने हुआ। अब जैसे आया तो उन्होंने बोला जी पहले ये था कि कंपनी आपको दे रही थी, अब मैंने उनको बात की है कि जो ये अब 10 का ग्रुप है, ये बच्चे बहुत परेशान है, इनके माली हालात सही नहीं है, आप इनको पहले भी इन्होंने कि जी 10 लोगों के जो बच्चों के हैं उनसे आप टिकट के पैसे ले लें, वो उनको कंपनी रिटर्न कर देगी, यहाँ से वो पहुंचेंगे महीने के अंदर अंदर पैसे रिटर्न हो जाएंगे। अब उसने ऑन द स्पॉट मुझे बोला जी पैसे अरेंज करके दें, तो मेरे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे एक कोलीग था, उसको मैंने बोला कि भाई मुझे इतने टाइम के लिए पैसे, उसने कहा किस काम के लिए? मैंने कहा मैंने वीजे के लिए अप्लाई किए, आप किसी से बात नहीं करना, इतने मुझे दो, इतने टाइम के लिए मैं जैसे मैं जाऊंगी मैं इंशाल्लाह आपका काम करूंगी, आप ही आ जाओ। उसको शौक था कि मैंने भी बाहर जाना, मुझे ये था। मैं जब कजन से बात करने के बेटा देखो कहीं फ्रॉड तो नहीं है, मैंने कहा नहीं मैंने ई वीजा चेक करा लिए, वो सब कुछ ठीक है, इसलिए मेरा यकीन है आप मुझे 6 महीने के लिए दें, 6 महीने से पहले हो सकता है मैं आपको वापस कर दूं। जब ये सारा कुछ हो गया, जब मैंने उसको पैसे दे दिए उसके बाद में जी आया जी अभी आपके टिकट जो है डिले हैं और 4 लोग कम है और अभी 38 लोग हो गए हैं और बाकी जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-4 लोग आप मुझे दे दें और मैं पूरा करके भेजूं। मैंने कहा भाई हमारा सारा काम हो गया, आपने हमें क्यों रोको? आपने तो बोला था 10 लोगों के साथ मैं आपको भेज रहा हूँ और 10 लोग जो तो रेडी हैं। बोला नहीं आपने मेरी बात सुननी है या नहीं, अभी मैं आपके काम के लिए सऊदीया जा रहा हूँ, वहां मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो मानते हैं तो आप लोगों को मैं भेज देता हूँ, बाकी बंदों को हम बाद में भेज देंगे। वो जो स्टार्टिंग वाले पैसे देने वो अलग से, अब वो टिकट के ऊपर आ गया जी टिकट के पैसे दे दी। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। उसने बोला मैं आपको 3 दिन का टाइम देता हूँ, अगर आप मुझे पैसे भेजती हैं तो ठीक है, वरना आपके जो बाकी पैसे हैं वो डूब जाएंगे। मैं तो रोना शुरू हो गई कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं, अब मैं किसको जाके देखूं कि भाई मैंने जो पैसे दिए वो तो मेरे के ही। अब एंड टाइम पे ये टिकट की बारी है, ये टिकट पे भी ये इशू क्रिएट कर रहा है। उसने बोला बहन आप खुद सैयद है, मैं खुद सैयद हूँ, इंशाल्लाह आप जिंदगी में इतनी खुशहाल होंगी कि आपको कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खानदान में लोग जलते हैं, मैं आपको लाइफ में आपको सपोर्ट करूंगा और आपने देखी हर चीज चेक कराई है, सारा कुछ ठीक है। और अल्लाह और खुदा को मैं हाजिर नाजिर जान कर, रसूल को जान के, और मैं आपसे ज्यादा कर नहीं सकता, जो कोई करे तो वो मुसलमान ही नहीं, मैं अपने बाप का नहीं हूँ। और आपकी लाइफ में कभी कोई स्ट्रांग हूँ, अपने अपने बहन भाइयों को फैमिली के हर जिस बंदे को भेजना चाहेंगे मेरे ब्याह पे भेजेंगे। और आपको कभी नहीं अपनी जो चीज करनी है जहां से चेक करवानी है, तो वो एक मेरा यकीन बना हुआ था कि सब कुछ टिकट के पैसे दे दिए थे आपने? टिकट के पैसे भेज दिए। फिर कितने पैसे दिए थे आपने? मैंने कजन से मंगवाए 4 लाख रुपया। और वही बात अभी तो शायद कोई देख ले, तो मुझे सबको नहीं बताया हुआ था कि मैंने अप्लाई किया, अभी तक नहीं पता मेरी फैमिली को, सिर्फ मेरी मम्मा को पता था कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे था जब मैं चली जाऊंगी तो पता चलेगा। मैंने उनसे उधार मांगा था, उन्होंने मुझे भेज दिए, और मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों को लग रहा था कि शायद ये कुछ कर रही है, बता रही नहीं। तो मैंने कहा जब हो जाएगा तो मैं सबको बताऊंगी। जिन्होंने मुझे उधार दिया मैं उनका नाम नहीं ले सकती कि मैंने उनको ये बात बोली थी मैं 6 मंथ के अंदर दूंगी, और मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स को डाउट भी था कि शायद वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको सिर्फ 6 मंथ के, जब ये चीज होगी तो मुझे क्या बेटा महीना गुजरा तो आप चले गए हो। मैं कहा नहीं मैं तो उधर ही हूँ। उसने 2 तारीख के टिकट का बोला, पहले 14 को, फिर उसने बोला जी मैं सऊदीया जा रहा हूँ, आप लोगों को 3 दिन के बाद मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, मैं आपकी जगह रिहाइश वगैरह देखने जा रहा हूँ, सारी डीलिंग करके आके आपसे कॉन्टेक्ट साइन करता हूँ, लाहौर में आके आपको मॉडल टाउन में मिलता हूँ, आप लोगों के साथ खाना खाता हूँ, आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हमारे पासपोर्ट उसके पास ही है अभी तक उसके पास है डॉक्यूमेंट्स हमारे, उसने कोई वापस नहीं किए। यहाँ से उसने बोला था कि स्टैंप होती है, और उसने जब बोला कि आपने कराची भेजना, तो मैं कही तो हम यहाँ से करवा सकते हैं, जो फिंगरिंग के बाद में एक लास्ट स्टैंप होती है,
तो वो बोला जी पहले आप खुद करवा लें। बोला नहीं मैं आपके साथ जाके खुद करवाऊंगा, ऐसे नहीं होता, आप लोगों के वहाँ जानने वाले कोई नहीं है और एम्बेसी के अंदर मैं काम करता हूँ, मुझे ये समझ नहीं इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर अगर वो काम कर रहा है तो वो इतना बड़ा किस तरह किसी के साथ में ज्यादती कर सकता है? क्या गवर्नमेंट को इतना अंदाजा नहीं है कि हमारे भी टिकट के कितने पैसे दे दिए थे आपने? 4 लाख 4 लाख दे दिया था आपने? 4 लाख दे दिया यानी था। कुल 8,80,000 चला गया जी, उसको। और जो मेडिकल के लिए लादा से थे और जो वो- बाकी हमने जो चीजें खरीदी वो हाँ, तो ठीक। सब मिला के 10.5 लाख रुपए बन। ठीक। तो मुझे ये था कि मैंने जिनसे लिया उनको तो मैंने टाइम लिमिट दिया होता 6 महीने, 2 महीने तो मेरे यहाँ जाया हो गया क्योंकि इसने बोला था मैं आपको रमजान आप वहां गुजारेंगे, उम्रा करेंगे, 3 दिन रेस्ट करेंगे, उसके बाद आप ड्यूटी स्टार्ट कर लेंगे और इंशाल्लाह 6 मंथ के बाद में आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी और मैं आपका वीजा जो सुपरवाइजर में कन्वर्ट करवा दूंगा, आपकी 4,000 रियाल सैलरी होगी, पाकिस्तानी वो बन जाती है 3,80,000 या 3,60,000 कुछ बन रही थी। तो क्या कि आपका काम ऐसा है कि आप डीलिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट फील्ड में रहेंगे, एज ए सुपरवाइज कर सकती हैं, आपके नीचे 10 लोग काम करेंगे, आप उनकी हेड होंगे, आप उनसे काम करवाएंगे। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है और बोला इसके लिए फिर आपको ये होगा जब आप चली जाएंगी और आपने मुझे 5 लोग देने होंगे ग्रुप में। मैंने कहा जब मैं वहाँ पे सेट हो जाऊंगी तो फिर मुझे मसला नहीं होगा। इसने कहा इंशाल्लाह आप कोई परेशान ना हो, आप ही आपके लिए सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे ये था मैं नवाफिल पढ़ती, दुआएं करती कि या अल्लाह तूने अच्छा सबब बना दी और मेरी फैमिली के लिए भी आसानी हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता था कि उसके जहन में क्या चल रहा है और वो मेरे से फ्रॉड कर रहा है कि मुझे किसी एक एंगल से भी नहीं लगा कि मैंने जिन लोगों से लिया है कि मैं उनको वापस नहीं कर सकूंगी या मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं इसी उम्मीद में थी कि चलो मैं चली जाऊंगी, मैं बाद में भाई को भी बुला लूंगी, एटलीस्ट सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर लास्ट में जब ये सीन हुआ उसने बोला जी मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। 4 दिन बाद उसने बोला कि मुझे 10 बंदे दें, वो जो 10 बंदे शॉर्ट हैं और मेरी कंपनी मुझे वापस नहीं भेज रही और आप मेडिकल करवा लें, बाकी काम आप छोड़ दें। वो वहां जाके पैसे उन दे देना, सिर्फ आप ना 20-20 हजार रुपया लेके उनका मेडिकल करवा दें। मैंने कहा वो कह रहे हैं हम मेडिकल नहीं करवाएंगे, अब हमें ई वीजा भेजे, हम मेडिकल करवाएंगे। नहीं आपने और बंदे भी उसने ढूंढ मुझे लिए बोला, थे? मैंने ढूंढे नहीं, मैंने उसको सिर्फ बोला था। उसने मुझे हाँ। बोला था मेरे कोलीग्स थे, उन्होंने कहा, मैंने कहा देखो आप जब तक मैं नहीं जाती आप अपना कांटेक्ट मत करना उससे। उन्होंने उसको कांटेक्ट किया सिर्फ चेक करने के। उसने बोला भाई इंशाल्लाह मैं आपको 3 दिन के अंदर, हमारा वीजा आया 1 हफ्ते बाद, उनको उसने रात को बात की, सुबह में उनको कहता जी आपके वीजे मिल जाएंगे, आप जाके मेडिकल करवा लें। मैंने कहा भाई 1 दिन में कैसे वीजा आ गया? कहता नहीं बहन आप मेडिकल करवा लें, इनके मैं वीजे निकलवा देता हूँ, इनको आपके ग्रुप के साथ ही भेज देता हूँ। मैंने बोला जी आपने पहले बोला था 10 बंदे, अभी ये 50 का ग्रुप कैसे आ गया? उन्होंने कहा जो हमारी मैडम है तैयबा इशफाक, ये बिग बॉस है, ये हर बंदे, हम 5 कंसल्टेंट हैं, हर बंदे को 50 मेंबर दिए होते हैं, हमें 50 लोगों का ग्रुप भेजना होता है। जबकि उसने स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं बताया था। ये बात होगी कि इतने लोगों को वो कर रहे हैं लादा से कि भेजनी है, तो मैंने मेरे पास तो बंदे नहीं है, आपने ये बात नहीं की। अब वो उस चीज पे पैसे सारे ले चुका था, अब उस चीज पे तक मुझे 4 बंदे देंगी तो आप आएंगे। मैं कहा भाई मैं जॉब छोड़ के बैठूं, आपने बोला था कि 14 तारीख को आपने चले जाना है, 14 से आप उधर गए वापस नहीं आ रहे, मैसेज कर देता अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये 14 अक्टूबर थी? 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर 2025 जी। ठीक। और उसके बाद में रमजान में, मतलब हमें उसने बोला था 2 तारीख को आप वहां होंगे, रमजान शुरू होने से पहले सही हम सऊदीया में होंगे। तो मुझे ये था कि कौन बंदा नहीं चाहता कि जो अल्लाह ताला के घर का दीदार ना करे, उम्रा ना करे और रमजान इतने पाक घर में गुजारे। तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मुझे तो ये यकीन नहीं था कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा या ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर जाएगा। और वो बाकी सही चीजें तो ऐसी चलती रही। उन्होंने वो एंड पे ये मुद्दा रखा हुआ था कि भाई आपने मुझे बंदे देने हैं और मैंने पाकिस्तान आना है, वरना मैं पाकिस्तान मुझे वो नहीं आने दे रही। अब हम फंस गए कि 2 तारीख को जाना है, 2 तारीख की जगह में ये इशू क्रिएट कर रहे हैं। अब जब वीजा चेक करा लिया और इसने जो हमारी टिकट थी वो रोकी हुई थी, होल्ड पे थी। मैंने भाई को बोला, उसने कहा कि बाजी जो मेरा जानने वाले थे वहाँ, उन्होंने कहा आपके कोई मसला नहीं, आप खैर से आए, इंशाल्लाह 2-3 दिन आपको हम अपने पास रखेंगे, उसके बाद हम काम शुरू करें। तो मैं खुश, जिसने कहा कोई 19-20 नहीं होगा, बाकी सब ठीक है, आप परेशान हो, जैसे आप यहाँ पे पहुंचे मुझे कांटेक्ट कर। अब 3 तारीख को उसने मुझे मैसेज किया कि आप अभी तक पहुंचे नहीं है। मैंने कहा भाई वो तो हमें कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है, उसने यही बात रखी हुई है कि भाई आप मुझे 4 बंदे दें। उसने कहा वो फ्रॉड कर रहा है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो हमसे रेगुलर कांटेक्ट में, और फ्रॉड तो एक साइड पे रह गया। बाकी इसने मुझे, मैं आपको आके 4 दिन बाद मिलता हूँ लाहौर में, मैं जैसे पहुंचूंगा तो आके सबसे पहले आपको मिलूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर। मैंने कहा भाई ये टिकट जो हमारी आ रही है ना, ये चेक करके बताओ ये क्या होल्ड। उसने क्या होल्ड पे, जब मैंने कॉल की उसने बदतमीजी करना शुरू कर दी। उसी बंदे ने गुलाम रसूल ने कहता है क्या मसला है, अभी 3-4 लोगों की पेमेंट नहीं आई हुई तो इसलिए आपकी टिकट होल्ड है। मैंने कहा भाई हमारी टिकट क्यों होल्ड है, आपने तुमसे पहले पैसे पूरे ले लिए, फिर हमारी टिकट क्यों होल्ड पे? सिस्टर आप परेशान हो, मैं अपनी मैडम से बात करके बताता हूँ। जब कोई इशू होता था और हमें डाउट नहीं होता तो अपनी मैडम को फोन करता था, आधे घंटे बाद वो फिर पूरी बात कोई ना इधर से स्टोरी बना के बता देता था।
और हमारा ये था कि हमें यकीन था वो इतने मिठासी तरीके से बात करता था कि बंदे को लगता था कि ये इतना पोलाइट इंसान है, इतना डिसेंट है, इतने अदब एहतराम से बात करता है। इंशाल्लाह भी आप मुझे दुआएं देती रहेंगी, आपका खानदान दुआएं देता रहेगा, मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा। मतलब उसने इतना यकीन मेरा बना दिया था कि मेरे जहन में आ ही नहीं सकता था कि ये एंड टाइम तक ये गलत कर रहा है या गलत मेरे साथ हो रहा है। और मैं इस उम्मीद पे थी कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। उसी इसमें कि नहीं जी कांटेक्ट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, फिर मैसेज कर देना अस्सलाम वालेकुम, हम 10 बजने थे तो उसने मैसेज कर देना आप ही कैसी हैं, अच्छा आपने बंदे अरेंज कर दिए, आपने मेडिकल करवा दिया। मैं उससे जब बात करूँ, अच्छा आप मुझे ना सिर्फ मैसेज कर दें, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मैं सारा दिन वेट करती, शाम होगी, मैं अपने कोलीग से कहा, मैंने कहा भाई इस तरह वो तंग कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ इतना फोन करके कह दें कि हम 4 बंदे रेडी हैं मेडिकल करवाने के लिए, आप हमें ई वीजा भेजें, आप हमें कोई डिटेल बताएं, उसके बाद हम करेंगे। नहीं बोला नहीं आप सुबह जाएं, ये एम्बेसी में बंदा, मैंने कहा उस बंदे का हमें नाम बता दें और उसका हमें कार्ड दे दीजिए जिससे जाके मिलना। बोलो उसकी अपॉइंटमेंट है, वो एम्बेसी में, एम्बेसी के लोग ऐसे नहीं मिलते, आप फी बंदे का 25,000 रुपया मुझे भेजिए अभी अकाउंट में और सुबह जाके मिल लेना। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है, मिलने के लिए भी 25,000 रुपया देने? नहीं एम्बेसी के अंदर ऐसे इंटर नहीं होने देते। मेरे जहन में तो मैं कभी एम्बेसी गई नहीं, मुझे लगा शायद होता होगा एम्बेसी में। उसने उसके बारे में मुझे ये था कि इस तरीके से पकड़ा जा सकता है, उस बंदे को हम जाके मिलेंगे कि भाई ये बंदा है, अब बताओ क्या करना है, हम तो इस जगह में आके खड़े होंगे, आप हमें अभी टिकट दें ताकि हम जाए। टिकट जब होल्ड पे उसने बदतमीजी वगैरह कर ली, उसके बाद उसने नंबर बंद कर दिया। 3 दिन बाद उसने फिर नंबर ऑन किया। नंबर ऑन करने के सिस्टर कैसी हैं, अच्छा आपने काम कर दिया है, सिर्फ 4 लोग रहते हैं, आप 4 लोग दे दें और आप इंशाल्लाह पूरे ग्रुप के साथ में आ जाएंगी, कोई टेंशन नहीं। वो 4 लोग तो मैं दे ना सकी, उसने यही रेड लाइन पर रख ली कि भाई आप इतने पैसे देंगे तो ठीक है, 35,000 रुपया नहीं। मैंने कहा देखें अल्लाह और रसूल जानता है आपने मेरे साथ ज्यादती किया और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूँ। मैंने बोला आपके गवर्नमेंट के लोग शामिल होते हैं, आपकी गवर्नमेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसने इतनी बदतमीजी ऐसे फजूल बातें की जो मैं बयान नहीं कर सकती, गालियां देने पे आ गया। तो मैंने कहा आपको शर्म नहीं आ रही, आपकी खुद बहन बेटियां नहीं, आप खुद सैयद हैं, खुद को सैयद कहते हैं और मैं खुद एक सैयद दादी हूँ। बोला आपको मैं इज्जत रास नहीं आती, आपको मैं कल तक बैन कहता था, अब आप इस काबिल ही नहीं, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही, आप मुझे पैसे ही नहीं भेज रही। है हमने फोन लाइए 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 जी। अस्सलाम वालेकुम, गुलाम रसूल साहब बात कर रहे हैं? जी सर कौन? गुलाम रसूल साहब आप खैरियत से ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। गुलाम रसूल साहब आपके बारे में मुझे पता चला है कि आप को वीजाज वगैरह करते हैं। सर आप कौन बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल वैकेंसी है जी। कहाँ की वैकेंसी है? एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं, अब उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया है। आदमीन के लिए। अच्छा जी। और नहीं वर्क के लिए, वर्क वीजा की बात कर रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएट हैं तो वर्क वीजा के लिए। नंबर किसने दिया जनाब? ये गूगल से लिया है जी, गूगल किया है आपका नंबर, सैयद गुलाम रसूल शाह साहब लिखा हुआ है। जी 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 सर, ये हमारे पास अलमराई कंपनी के वीजे भी हैं और अलमजाल कंपनी के भी हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। इसके अंदर दूध और दही पैकिंग का काम है, खाना तकसीम करने का काम है। ठीक है ठीक है। तो इसके लिए ये अब कितने पैसे देने होंगे, यानी ये किस तरीके से प्रोसेस कर? इसमें टोटल भाई इसमें वीजा फ्री है कंपनी की तरफ से, ठीक है, वन साइड का फ्री है, खाना और ऐश कंपनी की तरफ से, 2 साल का वीजा है, 8 घंटे ड्यूटी है, ठीक है। 2 लाख तकरीबन खर्चा होना है और वो जो 2 लाख खर्चा है वो आपने हमें नहीं देना, आपने खुद करना है इन लोगों ने। ठीक है। जैसे कि मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद ई नंबर, फिंगर ट्रैक्टर, इंश्योरेंस, ये चीजों का खर्चा इन्होंने खुद करना है। ठीक है। वीजा जो है, वीजे का खर्चा वो बिल्कुल वीजा फ्री है, वीजा कम्प्लीटली फ्री है। हाँ जी ठीक है। और ये खर्चा होगा ना, ये आजाद वीजा होता है, कंपनी वीजा होगा? ये तो वर्क वीजा होगा कि आजाद वीजा होगा? कंपनी का। ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए उसके लिए गुलाम रसूल साहब? डॉक्यूमेंट के लिए हमें उसका पासपोर्ट की तस्वीर, आईडी कार्ड दोनों साइड की तस्वीर, एक अपनी की तस्वीर, पासपोर्ट साइज। ठीक है ठीक है। और कितनी देर में वीजा आ जाएगा? सर ये अभी हमें डॉक्यूमेंट आएंगे, डॉक्यूमेंट हम इसके वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई के बाद इंशाल्लाह इनकी सर्चिंग करवा के मेडिकल करवाएंगे। ठीक है। जब मेडिकल होगा ना, मेडिकल के बाद इनको दूसरे दिन रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आने के बाद फौरी हम वीजा ई नंबर देंगे। ठीक है। वीजा ई नंबर जब इसका आएगा, इसके फिंगर होंगे, जैसे फिंगर हो जाएंगे ना जी, फिंगर के बाद जनाब ये
6 दिन का टाइम है, 6 दिन के अंदर वीजा मिल जाएगा। ठीक है यानी ये टोटल हमारा काम जो है ना, मेडिकल से लेके वीजा आने तक, जी, ये टोटल हमारा टाइम लग जाता है, 12 से 14 दिन लग जाते हैं। 12 से 14 Final जो हमारे अभी हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे, एक फीमेल स्टूडेंट है और 2 मेल स्टूडेंट्स हैं। जी कोई इशू नहीं। कहाँ से बात कर रहे हैं जी? लाहौर से बात कर रहा हूँ जी मैं। लाहौर आप कहाँ से जी, हैं? कोई इशू नहीं है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, मरी रोड से। अच्छा, इस्लामाबाद मरी रोड में होता है। तो आपके पास आना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा जी? सर बिल्कुल एक दफा आप लोगों को आना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सएप पे वेरीफाई करें। ठीक है उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद इनकी जो है ना मेडिकल करवाता हूँ। मेडिकल के बाद वीजे का ई नंबर निकलवा देता हूँ। ठीक वो है अपने फिंगर करवाएं। ठीक जब है फिंगर होंगे ना, जी फिंगर करवाने के बाद फिर इन्होंने अपना पासपोर्ट लेके ना, अपने डॉक्यूमेंट लेके, जी, वो लेके उधर हमारे ऑफिस में आना है, उधर जमा करवाना है और उधर बाकी बात हो। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं ऐसा करता हूँ, इनको कहता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको भेजें, ताकि फिर ये मेडिकल जी मैं मेडिकल ये इनके डॉक्यूमेंट में अभी वेरीफाई करवाता हूँ। ठीक है मेडिकल इनका इनकी मर्जी है कि जितना जल्दी होगा ना, ये जी जितना जल्दी मेडिकल करवाएंगे जी। उतना जल्दी इनका काम जो है ना वो प्रोसीजर में जाएगा। नहीं, मेडिकल तो हमारे पास इसके देखिए, बाद मेडिकल तो बेशक ये कल जाके करा लें, इनको तो कोई मसला नहीं है, ये तो ठीक ठाक है, मतलब यंग लड़के हैं, यंग बच्चे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल मेडिकल का कोई इशू नहीं है। जितना मैं वो कह रहा हूँ कि जितना जल्दी करवा के हमें दे, उतना जल्दी इनका वीजा ई नंबर निकलेगा और फिंगर होंगे इनका। ठीक है क्योंकि हमारा ये जो ग्रुप है ना जी। जनाब, आपका नाम जानना चाहता हूँ जनाब मोहतरम? अली रजा अली रजा। अली रजा, माय नेम इज सैयद गुलाम रसूल, जी माय नेम इज अंडरस्टैंड। जी और देखें सर, हमारा एक ग्रुप जा रहा है जी फरवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई के अंदर। ठीक है जी जुलाई के अंदर ना, जुलाई के अंदर जी, जुलाई हमारा में एक ग्रुप जाएगा। ठीक है, एक हमारा ग्रुप जा रहा है जून के अंदर। ठीक है जी वो जो जून वाला ग्रुप है ना, उस ग्रुप के अंदर अगर आप लड़के अपने भेजना चाहते हैं, जी। उस ग्रुप के अंदर भेज सकते हैं। 2 लड़के हैं और 1 लड़की है कोई इशू नहीं है सर, जी। कोई इशू नहीं। ठीक, ठीक है, जून वाले ग्रुप में चल जा सकते हैं ये, ठीक हाँ जी, जून वाले ग्रुप में ये जा सकते हैं। ठीक है। ग्रुप में जाएंगे ये, और कितने लोग होंगे ग्रुप में सर? सर ग्रुप के अंदर हमारे 30 लोग होते हैं। 30 का मतलब 30 लड़के। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। ओके। तो आप के हवाले से जो इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप व्हाट्सएप ही करेंगे, अब आपको ये क्या करेंगे? सर बिल्कुल, ये अभी ना हमें इन्होंने व्हाट्सएप ही करने हैं। ठीक है ठीक है, और ठीक है व्हाट्सएप के बाद इनके मेडिकल जैसे ही होना है, मेडिकल के बाद इनको वीजे का ई नंबर मैं निकलवा के देता हूँ। ठीक है। वीजा ई ठीक नंबर है। ले अपना, वीजे के बच्चे बाद आपका इंशाल्लाह अपना इनके एड्रेस है, फिंगर ये एक बच्चा जो है ना हमारे पास I8 का है, इस्लामाबाद का। 2 लाहौर के हैं, अच्छा। एक इस्लामाबाद का है, I8 मरकज का। कोई तो मसला नहीं सर, ठीक है इनको मैं एक साथ ही बुलाऊंगा, ठीक है उधर ऑफिस में आए, उधर अपने ठीक है डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। ठीक है जब इनके फिंगर हो जाएंगे ना, फिंगर करवाने के ठीक है बाद इनको अपने ऑफिस में बुलाऊंगा। ठीक है ठीक है। गुलाम रसूल साहब, ये बच्चा फिर आपसे ना बात कर लेगा, ठीक है? इनका नाम बता दो बच्चे का जिसने मेरे साथ रब्ता कर। बिल्कुल। एक मुनीब है, मुनीब जाफरी, अच्छा मुनीबुल हसन जाफरी, मुनीबुल हसन जाफरी है। अच्छा, जिसने मुझे रब्ता करना है वो मुनीब करेगा या दूसरा लड़का एक करेगा? मुनीब है और एक अली है, अली तजम्मुल। मैं अली रजा हूँ, ये अली तजम्मुल है, मुनीबुल हसन जाफरी है साथ में। चलें, इनको कह दें कि अली रजा आपका वाला दे के ना, आपका मुतल्लक बता के मुझे बात करें, फिर जी मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। जी बिल्कुल ठीक है, ये आपसे अभी राब्ता कर लेते थे। और कोई हमारे लायक हो तो हुक्म काम। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जी? बस दुआ दे सकता हूँ और आप हमें दुआ दें, हम आपको दुआ दें। काम है 100% गारंटी के साथ होगा और जी एडवांस कोई पेमेंट नहीं है। जी। तो Understand? खाना वाना भी खिलाते हैं आपके, नहीं खिलाते अपने क्लाइंट्स को? बिल्कुल, क्यों नहीं। कहाँ कहाँ खिलाएंगे, कब खिलाएंगे? खाने के लिए यानी इधर पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान में हुजूर। सर खाने के लिए जब इन्होंने आना है उधर ऑफिस में, अच्छा, इंशाल्लाह इनको खाना खिला देंगे। बस ये इस्लामाबाद वाला लड़के को तो खिलाएं ना खाना। इसको तो आप, इसको तो मेरा ख्याल है इसी हफ्ते के अंदर ही खिलाएं खाना। अरे ये मुझे डॉक्यूमेंट दे दें, मुलाकात हो जाएगी। नहीं, खाने, इसको खाने के लिए भी डॉक्यूमेंट लाओ जी गुलाम रसूल साहब। ठीक है सर, तो डॉक्यूमेंट भेज देने हैं, बिल्कुल ठीक है, जी मेहरबानी नहीं, खाने की बात नहीं है जी। वो, अली रजा साहब पता क्या बात है, जी जी सर डॉक्यूमेंट आ जाते हैं ना, जी ठीक है, जी। तो हमें पता चले तो हमारा ये client है। मेरा ख्याल है आप डॉक्यूमेंट देख के खाना खिलाते हैं ना? और नहीं सर, ऐसी कोई। अच्छा चले, खुश रहें गुलाम रसूल साहब, फिर ये आपसे राब्ता करते हैं जनाब। दुआओं में याद रखें। जी जी, बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। थैंक यू। ये देखें,
तरीका वारदात है उनका। इस तरीके से बात कर रहे थे ना कि मतलब 1% भी नहीं लगा, कहते मेरी सिस्टर आप सलामत रहे, आप सेहत फैमिली से, आप हमारे लिए नहीं, काबिल, हम वो बहुत आपको नहीं याद पता करेंगे। चला, शायद हमारा बैकग्राउंड अब आपने क्योंकि बताया हुआ है, तो हमें तो ऑलरेडी इन द बैक ऑफ आवर माइंड यही था कि फ्रॉडी है जिससे हम बात कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं था कि बीच में अब जब हम कॉल करें तो ये बिजी होता नहीं, कहने नहीं देखिए नंबर तो अभी इनका ओपन है। जी, ये व्हाट्सएप पे ओपन है, ऐसे ही नहीं कांटेक्ट करता। इसको जब सबसे पहले नंबर पे मैसेज किया था ना, वो नंबर जो उसने पेज के ऊपर दिया हुआ है, वो नंबर तब ऑन था, इसने उस पर कांटेक्ट नहीं किया। इसने ये नंबर दिया, इसने कहा मैं आपको एक पर्सनली नंबर भी देता हूँ, आप जिस पे मुझे कांटेक्ट करेंगी, अगर ये नंबर कभी वो ना नंबर लगे- बंद है जो व्हाट्सएप, इसीलिए तो वो पूछ रहे हैं कि आपने जी। गूगल से कैसे ले लिया, ये नंबर तो उनको पता होगा ना कि एक्सेसिबल ही नहीं। बिल्कुल, और वो जो नंबर जो उसने बंद किया हुआ है उस पे कांटेक्ट नहीं करता, पर्सनली नंबर जो दिया है उसके ऊपर भी सैयद गुलाम रसूल ही लिखा और हुआ आपको है। नहीं पता इसका दफ्तर कहाँ है मरी नहीं, रोड? मुझे इसका नहीं, इसने बताया मैं अमीन शादियाल के पास में रहता हूँ, पंडोरा चुंगी रहता हूँ, हमें ये बताया। इसने बोला आप ही जब आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, आपके ऑफिस पे आऊंगा, आपकी फैमिली से भी मिलूंगा, आपकी माँ जी मेरी माँ जी है, और इंशाल्लाह आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम है ना सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक। उसने कहा अपनी मम्मा से मुझे मिलवा सकती है, मैंने कहा मुझे बता दें, हम वैसे भी पिंडी आ रहे हैं, मेरी सिस्टर पिंडी में रहती है, मेरी वालदा एबटाबाद में रहती थी। तो फिर आपसे मिले या नहीं मिले? तो मैंने बोला, इसने फोन किया जी अभी नहीं, मैं सऊदीया गया हूँ, जैसे आऊंगा कॉन्टेक्ट होगा तो मिलता मैं नहीं आपसे है। मिलूंगा। मिलता नहीं। वो हमें भी यही कह रहे हैं ना फिर कि जब मैं डॉक्यूमेंट लाहौर- भेजें फिर खाना खा लेंगे। हाँ जी, लाहौर में मैं आऊंगा, आप लोगों को मिलूंगा। और लाहौर में जब इसको बोला कि ठीक है, जो लास्ट 4 बंदे देने हैं, मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दें। ये जो मेडिकल के पैसे आपने दिए थे किसको दिए थे? अलनास मेडिकल सेंटर है, वहां जाके जमा कराए थे। अच्छा। और ये इसने हमारे नंबर से ना उस लेडी से बात की थी, वो जो अच्छा। वहां पे लेडी होती हैं, अब पता नहीं इनको उनसे कोई कांटेक्ट है क्या। ये कह रहा था जी इनका 20,000 रुपए वाला मेडिकल कर दें। ठीक। जब हम गए तो मैंने कहा 20,000 वाला, वो उससे मैं पूछा था कि कोई फर्क है 14,000 मेडिकल वाले में या 20,000 वाले नहीं, में। आपने खुद बात कराई थी, इन्होंने कहा था मेरी बात करा उन्होंने दीजिएगा? कहा मैं जाके बात कराना, ठीक क्योंकि है। उन्होंने उनसे पहले नंबर लेके हमें स्लिप सेंड की थी कि बेटा ये आपकी लैब है और यहाँ ठीक। जाके अपने मेडिकल सुबह करवा देना, इतने बिल्कुल बजे सही। 5 बजे तक का टाइम। बिल्कुल ठीक। तो जब उस लेडी से बात हुई तो उसने बोला कि नहीं, जो 14,000 वाला वो भी हम ऐसे ही करते हैं और जो 20,000 वाला। तो मैंने कहा कहती है बेटा इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं पता, आपने जिनसे बात करवाई है आप उन्हीं से कंफर्म करें। और मुझे ये था कि शायद इनका हो, और वो बाद में किसी ने बोला FIA के दफ्तर में जब हम गए तो उन्होंने बोला बेटा इन लोगों का मार्जिन होता है, ये पूरी चेन होती है, गैंग होती है, इस तरह करते हैं कि भाई यानी वो मेडिकल वालों का आपस में ताल्लुक होगा इनके साथ बिल्कुल कोई ना ताल्लुक कोई। होगा, क्योंकि इसलिए कि वो कह रहा और था उन्होंने 20,000 इनको वाला। पैसे भेजे होंगे। इनको पैसे भेजे होंगे, 20,000 वाला अगर है 6,000 रुपए का तो वैसे भी नॉर्मली मेडिकल होता है वो लेते होंगे, और बाकी 12,000 14,000 इनको प्रॉफिट आता हो जिस बंदे को बेचते ठीक, होंगे, ठीक। क्योंकि ऑन द स्पॉट तो हमें नहीं पता था। बिल्कुल सही। जब ये चीज होगी, जब वहां से वापस आ गए तो उसने तो कांटेक्ट करना बंद कर दिया। एट द एंड इसने बोला कि आपके तो जो गवर्नमेंट की, आप मुझे ये बात की कहती हैं अल्लाह रसूल आपको पूछेगा, आपकी ना फैमिली कुछ कर सकती है ना आपकी गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। मैंने कहा मैंने अल्लाह और रसूल के नाम पे दिए हैं, और मैंने सच्चे दिल से किया था, लोगों से उधार लेके किया, अल्लाह पाक आपको कभी माफ नहीं करेगा और ना आपकी औलाद को इसके आगे पेश लाए कि जो आपने मेरे साथ किया खुदा ना करे दोबारा किसी ऐसे लोग के साथ में हो। इसने कहा आपने जो करना है कर लें, आप मुझे पैसे भेजिए, मैं अगले दिन आके आपको मिलता हूँ लाहौर के अंदर। और मैंने कहा आप मुझे लोकेशन सेंड कर दें, मैं आपको अगले 4 घंटों के अंदर पैसे जहाँ से मर्जी अरेंज करूँ, अरेंज करके आपके लोकेशन पे आके देती हूँ, आप मेरी डॉक्यूमेंट्स मेरी चीजें पकड़ाएं। टिकट नहीं आपके पासपोर्ट, मैंने कहा मुझे बताएं आपने पैसे भी ले लिए, वीजा शीजा आप हमें कुछ दे रही नहीं, कहता आपको पिक्चर भेजी ना, PDF आपके पास है कि PDF के ऊपर मैं पिक्चर लेके जाऊँ एयरपोर्ट के ऊपर कि मैं आपको ये दिखाऊं कि भाई मैं आपको दिखा भी देती हूँ ई वीजा जो इन्होंने हमें सेंड किया था। हाँ वही वीजा दिखाइए। ये मेरे हस्बैंड के और ये मेरा। तो जी इन्होंने बोला कि आप इसको जो दे दिया तो आप इसके ऊपर जाके करें। टिकट की बारी हुई जी, टिकट आपको नहीं, आप मुझे ये जो ई वीजा आया है इसकी डेट जी। ऑफ एक्सपायरी 5 फरवरी 2030 है। ये आपने वेरीफाई कराया किससे कि ये वीजा ठीक है या जी नहीं मैंने है? ये मेरे जो जानने वाले थे मैंने उनसे जाके चेक करवाया, तो नहीं। मुझे वहां से कॉल की एम्बेसी में। एम्बेसी से वेरिफिकेशन हुई है इसकी? ये बाद में जब एम्बेसी से वेरिफिकेशन है तो उन्होंने बोला जी ये तो प्रॉपर्ली जो आपका है ये QR स्कैनर है, ये उसने किसी का पैच लगाया हुआ है। पहले तो जो ई वीजा एप्लीकेशन ऐसी होती है ये ठीक है, ओरिजिनल है, और लेकिन बाद में जो उन्होंने कहा कि उसके कुछ डेज होते हैं, 3 डेज होते हैं या 4 डेज होते हैं, जब हाँ। आपने चेक करवाया तब ये वैलिड था, सिर्फ आपका यकीन बनाने के लिए, उसके बाद में ये एक्सपायर हो गया। और जो पेज पे हमने चेक किया था तो वहां पे आ रहा था जी 2 लोगों का, जो मेरे हस्बैंड है इनका वीजा सही आ रहा था और मेरा वाला वो QR के ऊपर एरर आ रहा था। लेकिन मैंने अभी लास्ट जब इस सारा कुछ हो गया उसके बाद मैंने फिर एम्बेसी में यहाँ पे जाने वाला उनसे चेक करवाया, उन्होंने कहा जी वीजा ठीक है, आपकी जो बीवी है उसका वीजा सही नहीं आ रहा और आपका वीजा ठीक, आप जा सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर ये वीजा ठीक नहीं है तो जब लोग वहां से एम्बेसी के जाने वाले हैं या कोई चेक करता वहां पे ये क्यों गलत नहीं आ रहा था? क्योंकि जहाँ से मेरा यकीन बना, जब ये मैंने चेक करवाया एम्बेसी में मुझे मैसेज भी आया, उन्होंने बताया कि आप ये वीजा ओरिजिनल है,
आप जा सकती हैं, परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका काम हो गया, मैं अपने 4 दोस्तों को इसी के ब्लॉग पे भेजूंगा। हो सकता है कि किसी के वीजा के ऊपर आपकी फोटो लगा दी हो पॉसिबल, और आपके पर्टिकुलर्स मेंशन कर दिए हो। क्योंकि जिस वक्त हम पेज के ऊपर चेक करते हैं, अक्सर होता है ना जब फेक चीज होती है तो वो वहां पे आ जानी चाहिए, ये इसका कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था, ये सब कुछ क्लियर बता रहा था। और जैसे मेरा यकीन बना कि भाई ये सब कुछ तो ठीक है, ये तो फ्रॉड कर ही नहीं सकता। वी नीड टू गेट इट चेक फ्रॉम एम्बेसी एज वेल। तो ये जब लास्ट पे गया तो उन्होंने बोला कि ये आपके साथ में उसने फ्रॉड कर ली है, अब आप दुआ कर सकते हैं, आपके पास कोई असर रसूख है या कोई गवर्नमेंट के ऐसे कोई इदारे हैं जहाँ पे एप्लीकेशन दें या लोग आपके लिए कुछ कर सकते हैं, वहां से आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज आप दुआ ही कर सकते हैं। तो मैंने तो जो लोगों से दुआ ली मैं वो कहाँ से लुटाऊंगी। उन्होंने कहा आप मरियम ये नवाज कौन के कह रहा था इसमें आपको? ये साइबर वो ब्यूरो इमिग्रेशन वाले ऑफिस ठीक। वाले, उन्होंने कहा बेटा आप आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं, आपके लिए और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मरियम नवाज का पोर्टल है, आप वहां जाएं, या आपका कोई है सियासत में जान पहचान वाला वो आपके दफ्तर तक पहुंचा दे तो आप कर सकते हैं। तो मैं एप्लीकेशन लेके गई थी मरियम नवाज के ऑफिस, और जो उनका ब्रांच इशू है वहां गई तो उनको मैंने पूरी बात बताई। वो कहते हैं बेटा आप लोग गलतियां कर लेते हैं, गवर्नमेंट देखती है, कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ काली बेड़ी होती हैं जो करती हैं, कुछ लोग होते हैं जो बदकिस्मत होते हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीजें होती रहती हैं। मैं क्या, मुझे सिर्फ इतना है कि मेरी अब ये बात मरियम नवाज तक पहुंचाएं, वो चीज को ट्रेस करे, ये बंदा पकड़ा जाए, मैंने जिन लोगों से कर्जा लिया मैं उनको वापस कर सकूं। जो मेरे साथ होना था वो तो वो गुजर गया, लेकिन मेरी लाइफ जहाँ पे खड़ी है मैं उसको कैसे आगे लेके जाऊं। मैं तो मेंटली तौर पे इतनी पागल हो गई थी कि मुझे ना खाने का पता होता था ना मुझे सोने का पता, पूरी पूरी रात में जागती रहती हूँ। बस ये है कि बस मैं सिर्फ नवाफिल अदा करती हूँ, जो वजीफा मुझे आता है मैं वो करती हूँ। सुबह शाम यही होता है कि या अल्लाह मुझे इस मुश्किल से निकाल। मैंने अपने अच्छे के लिए किया है, उसने मेरे साथ जो धोखा किया मैं कहती हूँ मैं इसको ना इस जाम में माफ करूंगी ना उस जाम में माफ करूंगी, कि उसने मेरी लाइफ को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया कि मैं अपनी नजर में खुद गिर गई हूँ। और जो कुछ सुनता है वो मेरा मजाक उड़ाता है कि आप इतनी बेवकूफ अपनी 10.5 लाख रुपए उसको उठा के दे दी। मैं यकीन में मारी गई कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैंने ये चीज सोची नहीं कि मैं कहाँ से लेके आऊँ, मैं जहाँ कहीं जाती ब्रांच वालों ने कहा हम आपकी एप्लीकेशन साइबर क्राइम के ऑफिस भेजते हैं, आप वहाँ जाके ये बताएंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा कोई कॉन्टैक्ट नंबर या आपके इधर से कोई कॉल करे मरियम नवाज के ऑफिस से, किस बच्ची का काम करे। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान के अंदर एक चीज देखी है, जो पैसे वाला है उसका काम भी होता है, वो रिश्वत भी देता है, 2 दिन के अंदर बंदा पकड़ा भी जाता है। जो गरीब होता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता वो जाता है, वो कहते हैं जी मैडम आपके पेज पे काम हो रहा है, आप 2 दिन बाद चक्कर लगा लें। FIA के 3 महीने से ज्यादा हो गए मैं डेली जाती थी, वो फोन कर दें जी अच्छा पहले तो कोई मिल रहा नहीं है, वो बात नहीं करे। अली मासूम जो FIA के डायरेक्टर उन्होंने ये तावन किया था कि उन्होंने एप्लीकेशन साइन करके दी थी अगर मैडम रजिया को कि आप इस बच्ची की केस को देखें। उन्होंने मुझे बोला जी हम आपको ट्रेसिंग करके दे रहे हैं। मैंने जब मैसेज किया उन्होंने कहा आपको हो सकता है जॉब छोड़नी पड़े, डेली आना पड़े, आपने ये केस फाइल की है इसके लिए बहुत सफर करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जितना सफर है कर सकती हूँ, आप बस मुझे ये क्लियर करवा दी बंदा पकड़ा जाए, क्योंकि हम आपको कोशिश करेंगे, हो सकता है साल भी लग जाए, हो सकता है 3 महीने के अंदर भी पकड़ा जाए। मेरी ये दुआ थी कि बंदा पकड़े होगा तो मैंने जिसके पैसे लिए हुए हैं ये मैं कहती हूँ अल्लाह करे ये पकड़ा जाए और अगले 14 साल तक ये बाहर ना आ सके किसी। और मेरे साथ तो उसने किया ही किया, मेरे अलावा पता नहीं कितने और घर होंगे। वो तो अभी भी तैयार है, वो तो अभी भी है, वो ये है जो कॉल हमने की है वो उनके लिए भी तैयार बैठा हुआ है, उनको भी खाना खिलाना है, उनको कहता है बस आप मेडिकल कराएं एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मतलब स्टार्टिंग में ये क्या कहता है कि मैं वीजा फ्री दे रहा हूँ, उसके साथ साथ जैसे आप इसको मेडिकल करवा कर देंगे पैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और साथ में जी ई वीजा आ रहा है इसके लिए दे दे, मेडिकल के लिए दे दे, बाद में टिकट फ्री है, टिकट के ऊपर भी आ जाएगा जी 10 लोग हैं 20 लोग रहते हैं आपको बाद में पैसे पे करने, सब कुछ कर कर आके एट दी एंड टिकट की बारी में जब से कॉन्टैक्ट खत्म कर देगा। टिकट देने की बारी है, होल्ड है, 4 लोग देंगे तो अब पूरा होगा तो पूरा ग्रुप जाएगा। अब मेरे से तो गलती होगी मैंने कर दी, मैंने कोई ऐसा दरवाजा नहीं, मैं फेम खो करके ऑफिस गई, उनकी फीस इतनी ज्यादा, उन्होंने कहा मैं बेटा आपका काम करूंगा आप 2 दिन बाद आना। जब अगले दिन गए तो उनका भी कोई नहीं, मैं मरियम नवाज के ऑफिस में गई, वहाँ ब्रांच इशू वाले ने कहा कि आप अपना दुखड़ा जाके किसी और को सुनाएं शायद आपकी कोई बात सुन ले। और लिटरली मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं, मतलब मैं जिस तरह चाह रही हूँ। गवर्नमेंट कितने इदारे हैं और पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि गवर्नमेंट करती है, अच्छे लोग भी होंगे, मैं नहीं कहती सारे गलत है, लेकिन गवर्नमेंट इतने ऐसे लोगों को तो बैठाए कोई बंदा पहुंचना चाहता। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ मरियम नवाज के ऑफिस तक ले जाएं, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। उनका मरियम नवाज तो मिलती नहीं, इतनी बड़ी होती है, मशीर वजीरों के साथ मैं मीटिंग करती हूँ तो मीटिंग करती हूँ, हमें बैठाया हुआ। उनका मैंने एप्लीकेशन अगर ये दी हुई है 3 महीने से काम नहीं हुआ तो मैं आपके दफ्तर में क्यों आई? मैं इसलिए आई हूँ कि मेरी माली मदद की जाए, मैं जिनके पैसे लिए उनके दिए जाए और वो बंदा पकड़ा जाए और बेशक वो कौमी खजाने में डाल दे। लेकिन इस वक्त में इस सिचुएशन में नहीं,
उसने कहा बेटा आपको ये एप्लीकेशन जो दे रहे हैं ये बड़ी बात है, ये वहाँ चली जाएगी। तो मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी एप्लीकेशन चली गई है, ये मुझसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? आप जाके पता कर लेना, तो वो उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। उसके ऊपर तो काम नहीं हो रहा, एक आम बंदा है, वो सफर कर रहा है, वो कहीं जा रहा है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, वो किसके पास जाए? ऐसा होना चाहिए ना, जैसे मोहसिन नकवी सर काम करते हैं लोगों के लिए, कोई बंदा उन तक पहुंचना चाहे तो वो मिलते हैं। अब कल मैंने खुद कोशिश की थी, मेरे एक जानने वाले हैं भाई, कि वो ग्राउंड में कल पीएसएल का फाइनल था, तो मुझे ये था कि मैं मैच देखने के लिए वहां जाऊंगी, बेशक मेरे 2500 रुपए का टिकट है, 3000 रुपए का मैं लेके उधार लेके जाऊंगी, लेकिन मुझे वहां शायद मिल जाए, मुझे मौका मिल जाए, मैं उनसे बात कर सकूं। पर इतना मैंने सुना है कि वो खुद सैयद हैं, जहाँ कहीं किसी को जरूरत पड़ती है या किसी बंदे ने काम के लिए कहा, वो कहते हैं वो बंदा निडर है, काम करने वाला बंदा है और वो काम करता है। आप उन तक पहुंचना चाहें, एक दफा जाके एप्लीकेशन दें, ये बंदा पकड़ा भी जाएगा, आपकी माली मदद भी होगी और आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। मैं इसलिए आरटीएस शो में आई थी कि मुझे ये था कि रेहान भाई के जरिए मेरा ये काम होगा, मुझे और इंशाल्लाह। कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मैंने जिन लोगों के खुदरा पैसे इंशाल्लाह। देने हैं मैं उनके पैसे दे सकूं, इंशाल्लाह। ताकि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकूं। बस इंशाल्लाह मैं सबसे इतना पहले चाहती तो हूँ। हमारी कोशिश ये होगी कि आपके ऊपर जो कर्ज है वो आप कर्ज उतारें। और मैं, आप यकीन करें, जब ईद थी और मेरे पास इतना नहीं था, मैं अपनी दोस्त के पास रह रही हूँ, किसी के घर पे रह रही हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे बोला भी है कि बेटा घर आ जाओ, पर मैं नहीं चाहती मैं शादी के बाद में अपने माँ बाप के ऊपर एक बोझ बनूं, या मतलब मुझे इतनी सल्ट फील होती है कि मैं इतने दिन जाके किसी के ऊपर क्यों रहूं। मेरी बेशक माँ है वो, लेकिन एक आपका अपना घर होता है, वो तो मेरे पास है नहीं। मैं उसके पास रहती हूँ, ये होता है कि मैं दिन को काम कर लेती हूँ, कुछ बना लेती हूँ, क्या काम करती हैं आप? मैं उसके घर में खाना बना लेती हूँ, कोई चीज करती हूँ, मतलब या नमाज पढ़ रही होती हूँ, तो मुझे लग रहा है इस वक्त मैं बोझ हूँ खुद के लिए। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत पे यकीन रखें। तो बस मुझे ये होता है कि आप किसी के लिए देखें इतना करते हो, उस बंदी ने मुझे सहारा दिया हुआ है। और आप- ईद के लिए मैं मरियम नवाज राशन कार्ड दे रही थी, मरियम नवाज ये 14,000 जो देते हैं निगहबान कार्ड, मैंने उसके लिए कहा कि मैं अप्लाई कर लेती हूँ, एटलीस्ट इतना तो होगा कि मैं अपने कुछ ले सकती हूँ। आपको महीने का 14,000 आता है, राशन कार्ड आता है, कुछ आता है, आपका एक गुजारा चल रहा है, अगर आप किसी के पास रह रहे हो। हम्म, तो उसमें से वो, जब ये देखो आप यतीम हो, आप एल नहीं हो, तो कौन बंदा एल है? जो एल होता है वो जाके रोए, बताए मेरे साथ ये मसला है, मेरा बाप सर पे नहीं है, मेरे घर में खाने के लिए कोई नहीं है, तो वो बंदा एल है। जिसकी कोई जान पहचान है, ये सिर्फ ये उन लोगों के लिए काम करते हैं कि जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, जो होता है, जिन लोगों की जान पहचान होती है उन लोगों को मिल रहा होता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो हकदार नहीं होते, उनको वो सब कुछ मिल रहा होता है। जो हकदार होता है वो इंतजार करता रहता है, उसके पास ऑप्शन नहीं होता, जो वो अगर अप्लाई भी करता है तो वो एल नहीं हो सकता। क्यों? अगर एक बंदे की जरूरत है, वो किसी दर पे जाता है, True. कोई चीज करता है, उसको क्यों नहीं उसका हक मिलता? देखिए कि मैं सबसे हर पहले जगह तो जाके रहूं। रिवन, आपके बच्चे कितने हैं? मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। इसी टेंशन की वजह से मेरे मिसकैरेज हुए, मेरे ट्विंस बेबी थे, उसके बाद मैं बीमार होगी, मतलब मैं इस चीज से बाहर नहीं आ रही थी। तो अभी लिटरली मैंने अपना टेस्ट करवाया है फाइब्रॉइड्स का, और डॉक्टर ने ये बात बोली है कि आपकी सिचुएशन सही नहीं है, आपके फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, उसके लिए आप आगे बच्चे कंसीव नहीं कर सकती। तो मैं इस चीज से बाहर नहीं आ रही कि मेरे पास उतने पैसे नहीं, मैं पहले वाले रिटर्न करूं। और अभी मेरे 70 to 80,000 तो इस टेस्ट के लिए लग जाएंगे, और उन्होंने बोला जी इसके लिए जो फाइब्रॉइड्स हैं ये मल्टीपल है, इसके लिए यूट्रस निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरी शादी को भी 2 साल नहीं हुए, मेरी लाइफ आगे स्टार्ट ही नहीं हुई कि मैं इस सिनेरियो से बाहर निकलूं या मैं अपनी लाइफ को आगे देखूं। और मैं इतनी डिप्रेस थी। आज सुबह भी जब आपकी कॉल आई और मैं डॉक्टर के पास गई थी, अली भाई ने मुझे कॉल की कि आपकी वीडियो बनानी है और आप काइंडली आए, आपकी आगे बात करना चाहती और आपकी बात आगे पहुंचाएंगे, आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता। और लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस सारी चीजों से कैसे निकलूं। और मैं बस मोहसिन नकवी सर से इतनी अपील करना चाहती हूँ, मैं मरियम नवाज से ये कहना चाह रही थी कि आप किन लोगों के लिए काम करती हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको वोट देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए खड़े होते हैं, आप किस गरीब की इस बात सुनती है, किसके लिए काम करती है? कि एक बंदा आपके दरवाजे के चक्कर लगा लगा के, तक मैं जाती उमरा तक गई थी, उन्होंने कहा पुलिस, उन्होंने आती के दान दिखाने के होते हैं, खाने के होते हैं, आप कहाँ आ गई हैं? आपका कोई जान पहचान वाला है कि जो आपको वहां जाने दे? आप यहाँ के टाइम वेस्ट करेंगे, आप जाए FIA में मुकम्मल करें, आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा अगर मेरे पास इतने होते मैं तो कैसे फाइल नहीं करती, मैं तो लोगों से दाल लेके अपनी लाइफ स्टार्ट करने लगी। तो एक मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि इनको कोई ऐसी जगह बनानी चाहिए कि जहाँ पे बेशक 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, देखती हूँ हफ्ते में एक दिन ये मिलती हूँ, पता हो कि हर आजाद बंदा, हर गरीब बंदा उस जगह में जाकर अपनी बात रख सकता है, अपना कुछ कह सकता है, कुछ बता सकता है। वजीर मशीद तो उन्होंने बैठाए हुए हैं, वो तो किसी गरीब इंसान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। बहन सबसे पहले तो हैव फेथ इन अल्लाह,
अल्लाह ताला की ज़ात बहुत मेहरबान है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि सबसे पहले जो आपने अपनी सेहत के साथ किया है, फौरी तौर पे इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसके इलाज की ज़रूरत है, हमें ये मुझे करना है। डर ये कि मेरी लाइफ अभी स्टार्ट सुन- नहीं है, वो कह रही है आगे से डॉक्टर कह रही है कि हो सकता है आपकी यूट्रस निकाल दे, तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया है। हम आपको अच्छा डॉक्टर भी रिकमेंड करेंगे, आपके इलाज के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ये बात कर रहे हैं। नंबर 2 ये कि आपके ऊपर जो कर्ज है, हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि आपके ऊपर जो कर्ज है वो उतरे, आप लोगों को उनके पैसे दे दें, फिर अपने पाँव पे खड़े हों, अपनी फैमिली बनाएं, अपना मुस्तकबिल बनाएं। यहाँ पे जॉब करें या आप बाहर कहीं नौकरी करना चाहते हैं तो किसी क्रेडिबल कंसल्टेंट के थ्रू आप बाहर जा सकें। आरटीएस हेल्पलाइन 24/7 ये इनिशिएटिव हमने आपकी स्टोरी सुनने के बाद ही लिया है, थैंक यू। ठीक है, एंड वील मेक इट हैपन इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात बहुत मेहरबान है। इंसान कुछ नहीं कर सकता। आज हम यहाँ बैठ के ये दावा कर दें कि ये आरटीएस टीम आपके लिए बहुत कुछ करेगी। आरटीएस टीम मदद में जाने बल्ला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात बड़ी मेहरबान है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह हम मिल के आपकी हेल्थ, आपका कर्ज और उसके बाद आपकी जो लाइफ में वापसी है, स्टेबिलिटी है, नौकरी है, इंशाल्लाह उसके लिए जो बन पाएगा वो करेंगे। यू हैव टू कीप फेथ इन अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं नेवर गिव अप, गिव अप टू अल्लाह, गिव इट टू अल्लाह, नेवर गिव अप, गिव इट टू अल्लाह। अल्लाह ताला पे छोड़ दें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और आपकी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, परेशानियां हैं, हम उसके लिए दुआगो भी हैं और दवा भी करेंगे इंशाल्लाह जो बन पाएगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इंशाल्लाह मदद से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और आपके हस्बैंड भी आज बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप भी हैं। आपके हस्बैंड इन ड्राइव चलाते हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी। ज़ाहिर है आज की दिहाड़ी टूटी है, आज की दिहाड़ी का भी मसला हल करेंगे और उसके बाद आपका जो मामला है वो भी ठीक करेंगे थैंक इंशाल्लाह। यू सो मच। मेरी आपके साथ हमेशा दुआ रहेगी। मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ मैं आपके लिए और आरटीएस फैमिली के लिए स्पेशल दुआ करती हूँ कि या अल्लाह उनको इतनी तरक्की देना जो मेरे लिए वसीला बने, इंशाल्लाह। जिन्होंने मेरे लिए ये काम किया और मेरी बात को आगे लेके गए। इंशाल्लाह मतलब मुझे आखिरी उम्मीद ना सिर्फ आपके आरटीएस के प्रोग्राम की वजह से मिली अल्लाह है ताला की और ज़ात मुझे बड़ी ये मेहरबान है। यकीन है कि अल्लाह पाक मेरी इंशाल्लाह। मदद करेंगे। अल्लाह जहाँ ताला तक मदद मुझे करेंगे। यहाँ पहुँचाया है और मेरा सहारा बने आप। और मैं हमेशा दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको इतनी कामयाबियां दे, इतनी तरक्कियां इंशाल्लाह। दे कि आप इतना आगे जाएं कि इंशाल्लाह सारी दुनिया देखती रही कि आरटीएस वाहिद पाकिस्तान के अंदर है। और मोहसिन नकवी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया, ये भेजा है और मुझे इस जगह का वसीला बनाया, तो मैं उनको शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं ज़ाती तौर पर उनसे मिलना चाहूंगी, उनको शुक्रिया अदा इंशाल्लाह। करना चाहूंगी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Thank बहुत you बहुत so शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आंसू पूंझे और हम आपके साथ खड़े हुए हैं आपकी फैमिली Thank की you so तरह से। much. आरटीएस फैमिली इज योर फैमिली। खातिन हज़रात, बहन आयशा की गुफ्तगू आपने सुनी। एक कर्ब है, एक दुख है, एक बीड़ा है और नेचुरली होता है, जाहिर है इंसान बहुत हसास है। जहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ था तो वहाँ एक जिम्मेदारी इन्होंने और भी ले ली थी कि जहाँ ये मौजूद हैं उससे बहुत बेहतर करेंगी, अपनी वालदा को उम्रा कराएंगी, अपने हस्बैंड के साथ अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगी, अंधेरों से रोशनियों तक का सफ़र होगा। लेकिन उस बदबख्त आदमी ने जिसके साथ हमने फ़ोन पे बात की है वो आज भी दीदा दलेरी के साथ, धड़ल्ले के साथ और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और लोगों को लूटने के लिए, उनके साथ स्कैम करने के लिए उसी तरीके से और उसी वारदात, उसी स्क्रिप्ट के साथ तैयार बैठा हुआ है। इंशाल्लाह उसके गिर्द भी शिकंजा कसेंगे। आप सब लोगों की मदद के साथ, एफर्ट के साथ इदारों को भी जगाएंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले तो उसके गिर्द शिकंजा भी कसेंगे और उसको निशान इबरत भी बनाएंगे। इसको लेट्स मेक इट अ टेस्ट केस इंशाल्लाह, ताकि और किसी गुलाम रसूल की ये जुर्रत ना हो। नाम देखिए और काम देखिए, धंधे देखिए, किसी की जुर्रत ना हो कि कोई ऐसा काम किसी बहन के साथ, बेटी के साथ ऐसा सोच भी सके। दिस इज आरटीएस हेल्पलाइन 24/7। ये हेल्पलाइन आपकी उम्मीद की हेल्पलाइन है। 031143155724 ये हमारा नंबर है, स्क्रीन के ऊपर भी दिया हुआ है। इसके ऊपर अगर आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं विदाउट इवन रिवीलिंग योर आइडेंटिटी, सिर्फ शर्त यह है कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, साफ बात होनी चाहिए, हकदार तक पहुंचना चाहिए। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस हेल्पलाइन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चौकन्ना रहिएगा, अवेयर रहिएगा। बहुत जालिम लोग बैठे हुए हैं। यू हैव टू कीप योरसेल्फ अवेयर। अस्सलाम वालेकुम।